नमस्कार दोस्तों। तो हम यहाँ पे एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि हम पटना कलम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैनल पे हम जनरली बीपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स को कैसे डील करना है, उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, फिर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों या फिर उसके पैटर्न्स पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें हम डील करने की कोशिश करेंगे। उन्हें कैसे लिखना है मेंस में जीएस 1, 2, 3, 4 और मेंस के लिए भी हम कुछ स्ट्रेटजीज़ शेयर करेंगे प्लस कुछ एक ऑप्शनल्स को भी हम उठाएँगे। तो क्योंकि बीपीएससी में जनरली हम देखते हैं कि हिंदी के तो काफ़ी मटेरियल्स होते हैं, मगर इंग्लिश में बहुत कम मटेरियल्स मिलते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश साइड वालों के लिए हम कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली इन बीपीएससी तो आप जानते ही हैं कि जीएस 1 में जैसे हिस्ट्री में बहुत ही सेट पैटर्न पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। सेम एज़ इट इज़ इन द पॉलिटी साइड भी काफ़ी कुछ सेम आता है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो तो कैलकुलेशन बेस्ड होती है। आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे और थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा अगर इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम लाइक द साइंस बैकग्राउंड तो आप उसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रीवियस ईयर से स्टैटिस्टिक्स हो जाता है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे मेनली कि जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो सेट पैटर्न पे करेंगे प्लस हम उसे लाइक जैसा कि आप देख सकते हैं कि उतना ही टैकल करेंगे जितना कि रिक्वायर्ड होता है। नॉट लाइक के मतलब हम ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ें और क्या फ़ायदा मतलब उसका, क्योंकि अब जैसे आप जानते हैं कि पटना कलम हर दूसरे साल आता ही है बीपीएससी में और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही क्वेश्चन टैकल करना होता है लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स और ये, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3-4 पन्नों में या ऐसे लिखना होता है ना? तो व्हाई यू नीड टू बी लाइक मोर ऑफ मतलब उससे ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है? क्यों उसमें जो है हद से ज़्यादा लिखना? तो हम कोशिश करेंगे कि हम उतना ही टैकल करें प्लस हम कुछ ये जो आपके फ़्लो चार्ट्स वग़ैरह होते हैं, इन्हें कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, कैसे बनाना है, वग़ैरह-वग़ैरह इनको भी हम टैकल करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम पटना कलम से और जैसे कि इसमें हमेशा ही ये क्वेश्चन आता है कि डिस्कस या एग्जामिन द मेन या फिर सेलिएंट फीचर या चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स नाम से आता है पटना कलम पेंटिंग स्टाइल के बारे में। तो इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट ड्यूरिंग द मुगल एरा पटना पेंटिंग आर्ट वाज एट इट्स पिनेकल। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं रखा है इंट्रो का, लाइक एक 38 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जितना रिक्वायर होता है एटलीस्ट, मतलब इतना तो चाहिए ही, तो उतना मैंने इसमें पुट अप किया है। अब जैसे कि हमें शुरुआत में ये बताना होगा कि लाइक इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द मुगल एरा पेंटिंग आर्ट वाज इट्स पिनेकल, but after Shah Jahan's son Aurangzeb took the seat of the Delhi, painting art was one of the most worstly affected areas. Like हम थोड़ा सा पास्ट बता रहे हैं कि किस तरह से पटना कलम जो है अपने वजूद में आया, किस तरह से वो इस्टेब्लिश हुआ। तो शाहजहाँ का जो ये बेटा था औरंगज़ेब, आप जानते हैं, तो औरंगज़ेब के बारे में ये था कि उसके टाइम में, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम में तो काफ़ी अच्छा था पेंटिंग वगैरह, बट उसके बाद जो औरंगज़ेब आया तो उसने काफ़ी कम ध्यान दिया इस पे और काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई आपकी पेंटिंग आर्ट वगैरह। नाउ उसके बाद जब औरंगज़ेब मर गया आफ्टर द एंड ऑफ द किंगशिप, ठीक है, द रॉयल मुसब्बिर्स यानी जो उसके पेंटर्स वगैरह थे ये जितने भी, तो शाहजहाँ के बाद तो ये सारे के सारे जो है पेंटर्स वो दिल्ली छोड़ गए, क्योंकि औरंगज़ेब के टाइम में भी उन्हें इतना
ये नहीं मिला और फिर औरंगज़ेब के बाद जो उसका बेटा आया तो उसने और मतलब इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो जो पेंटर्स थे उनके लिए वहाँ कुछ ख़ास रहा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से हमें दूर जाना पड़ेगा, कहीं और अपना गुज़र बसर, अपना लाइवलीहुड खोजना पड़ेगा। कई जगह ये निकल के आए, कुछ राजस्थान की तरफ गए, कुछ हिमाचल की तरफ गए और जम्मू और कश्मीर की तरफ भी, नीचे साउथ की तरफ भी, अलग-अलग जगह गए, महाराष्ट्र की तरफ। तो इसी दौरान जो है कुछ हमारे जो पेंटर्स थे वो आ गए बंगाल साइड, जैसे कि आप देख सकते हैं द शेल्टर्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड वन ऑफ देम वाज मुर्शिदाबाद इन बंगाल। तो अब क्या हुआ कि मुर्शिदाबाद में क्या हुआ कि वहाँ पे भी इन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाए ये, क्योंकि मुर्शिदाबाद में भी जो वहाँ का लीडर था तो वो भी बाद में चेंज हो गया, फिर ब्रिटिश रूल आ गया, तो उन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा ये अफेक्टेड रहे। तो इन्होंने लेटर ऑन सोचा कि यहाँ से भी हमें कहीं और पलायन करना पड़ेगा और लेटर ऑन दे migrated to Patna as a better alternative due to the political interventions। ठीक है। नाउ इतना बताने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अब पटना कलम के बारे में, जो हमारा मेन फोकस जिस पे होने वाला है, जिस बारे में हमारा क्वेश्चन है। तो पटना कलम is a distinct regional style of painting. Its development took place mainly from the middle of the 18th 1750 AD से to the half of the 20th century 1925। ठीक है, तो ये वेरी डिस्टिंक्ट रीजनल स्टाइल पेंटिंग है और अ न्यू पटना स्टाइल और पटना कलम emerged with the characteristics of the imperial style of Mughal एंड द देन ब्रिटिश स्टाइल। तो हुआ क्या कि ये मुगल्स के लिए तो बनाते ही थे, बट लेटर ऑन ब्रिटिशर्स आए, उनका भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि ये काफ़ी ऐसी चीज़ें बनाते थे लाइक हाथी, छोटे छोटे हाथी दांत पे ये नक्काशी करके बनाते थे और उसको एज अ जो टाई में आपने देखा होगा ब्रूच लगाते हैं उस पे, या फिर और भी कई ऐसी चीज़ों में ब्रिटिशर्स यूज़ में लेते थे। आज भी आप वहाँ के कई म्यूज़ियम्स में देखोगे तो पटना कलम वहाँ पे है। तो वो इस तरह से यूज़ करते थे, तो धीरे-धीरे इनमें मुग़ल से इन्होंने ब्रिटिश स्टाइल में भी कन्वर्ट किया, शिफ्ट किया। बट लेटर ऑन ये द मेन एरियाज़ ऑफ द स्टाइल हैव बीन लोधी कतरा, ये एरियाज़ हैं लाइक जिन एरियाज़ में ये मेनली थी। तो लोधी कतरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मस्की हट्टा, आरा और दानापुर ऑफ पटना। तो इन सब जगह पे ये मेनली थे बिहार में, मतलब फ्लरिश हो रही थी। और ये धीरे धीरे फिर जो है बिहार में काफ़ी आगे बढ़ता गया, क्योंकि मैं बिहार में लाइक इनको पटना में मेनली काफ़ी रिलैक्सेशन मिला, काफ़ी इनकी डिमांड आने लगी, तो इन्होंने धीरे धीरे फिर यहीं पे अपना जो भी था आगे सेटलमेंट कर लिया। नाउ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पटना कलम। अब हम देखेंगे कि लाइक देर आर मेनली दीज, ये देखिए मैंने इसे जैसे फ्लो चार्ट में ही बना रखा है, आप थोड़ा इसको अलग अलग करके लाइक स्पेस होगा, वैसे भी जो मेंस की कॉपी होती है आपको लिखने की दी जाती है उसमें थोड़ा स्पेस होता है, इससे ज़्यादा होता है, तो उसमें हम इसे थोड़ा खोल खोल के लिख लेंगे। अब नाउ पटना कलम डिपिक्शन वो किस तरह से डिपिक्ट करे जाते थे, देखिए वर्किंग क्लास, पॉटर, मेड, बेचती, इन सबको वो डिपिक्ट करते थे अपनी पेंटिंग में। हैंड क्राफ्टेड क्लास, इसमें कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, रंगरेज, है ना, इन सबको करते थे। पिक्चर्स ऑफ मदरसाज, स्कूल्स, क्रिमेशंस, फेस्टिवल्स, होली, दशहरा एक्सेट्रा। ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पालकी, हॉर्स, एलिफेंट, एक्का, बुलक कार्ट एक्सेट्रा। और वेडिंग्स में आप देखेंगे हार्ट मार्केट, लोकल कॉन्ग्रीगेशन, डांस एंड सिंगर्स। तो ये सारी सारी जो हैं ये चीज़ें, मतलब कि जो लोकल पीपल से जुड़ाव था उन चीज़ों को पटना कलम में जगह दी गई। अनलेस लाइक जैसे प्रीवियसली इनको यूज़ किया जाता था फॉर मुग़ल आर्ट और फॉर ब्रिटिशर्स के, उसमें एलीट क्लास को दिखाते थे, बट जैसे ही इसने अपना पैटर्न चेंज किया इनटू पटना कलम, तो ये स्टाइल बनी ही इस तरीके से थी कि इसमें लोकल्स को दर्शाया गया, लोकल्स को ही जगह दी गई। सॉरी,
आंसर हो गया। तो अब इसमें जैसे कि हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पटना कलम में सबसे पहले मिनिएचर पर पेंटिंग स्टाइल। पटना कलम स्टाइल ऑफ पेंटिंग मेनली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मिनिएचर्स, ठीक है। मतलब मिनिएचर यानी छोटे छोटे बनाते थे, ये बहुत ज़्यादा बड़े कैनवस पे नहीं बनाते थे। हैंड मतलब जो हाथ में आ सके इतनी बड़ी पेंटिंग उससे उस पे ही बनाते थे ये। देन उसको ये उपाद पंजंता में ये बुलाते थे। देन विच आर ऑल मोस्टली एनग्रेव्ड ऑन पेपर एंड समटाइम्स ऑन आइवरी, ठीक है। आइवरी जो होता है दैट्स लाइक अ पीस ऑफ लाइक दैट हाथी दांत जो होता है उसी को ये आइवरी कहते हैं। तो मतलब पेपर पे भी और हाथी दांत पे भी बनाते थे। नाउ डिपिक्शन ऑफ जनरल पब्लिक, लाइव डिपिक्शन ऑफ कॉमन इवेंट्स ऑफ लाइफ इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ जनरल पब्लिक लाइफ ऑफ बिहार स्पेशली पटना, ठीक है। समझाने लायक कुछ खास है नहीं, मैंने बता ही दिया आपको कि ये कॉमन पीपल से रिलेटेड जो पटना और स्पेशली इन बिहार, क्योंकि पटना कलम स्पेशली इन पटना क्योंकि पटना कलम नाम से ही ये इसीलिए फेमस हुई। तो मेटिकुलस ऑर्नामेंटेशन, ठीक है। पटना स्टाइल पेंटर्स वर अडेप्ट एट क्राफ्टिंग एंड हाईलाइटिंग द डिटेल्स ऑफ द पेंटिंग्स, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अडेप्ट होते थे हाईलाइट करने के लिए। अब क्या है हाईलाइट कैसे करेंगे, तो जैसे उसमें बॉर्डर्स जो होते हैं वो शुरुआती तो दौर में बॉर्डर्स बनाते थे पेंटिंग में, और धीरे धीरे उन्होंने बॉर्डर्स को ऑब्सलीट कर दिया, बैकग्राउंड को भी ऑब्सलीट कर दिया, और धीरे धीरे उन्होंने जो है वो अपना जो मेन फोकस है वो पेंटिंग के सब्जेक्ट पे रखा। मतलब जो जो उनके सामने जो चीज़ होती थी, जैसे जिस आदमी को दिखा रहे हैं, जिस पॉटर को दिखा रहे हैं, ठीक है, तो उस पे मेनली फोकस होता था। बैकग्राउंड भी ये वाइट ही रखते थे, ठीक है। तो आर्टिस्ट ऑफ दिस स्टाइल रेयरली यूज्ड एनी बैकग्राउंड एंड लैंडस्केप और एनी बॉर्डर्स इन द पेंटिंग्स, ठीक है। धीरे धीरे बॉर्डर्स भी ये हो गए और बैकग्राउंड भी चला गया, तो फोकस आ गया सीधे जो मेन चीज़ होती थी उसमें, मेन सब्जेक्ट जिस चीज़ को दिखाया जा रहा। ना फ़िरका मार्केट स्टाइल पेंटिंग, इसको फ़िरका और मार्केट स्टाइल पेंटिंग भी कहते थे। क्यों? क्योंकि पटना स्टाइल पेंटर स्टार्टेड क्रिएटिंग पोर्ट्रेट्स विद अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये बेचने के ख्याल से बनाते थे, क्योंकि इनकी देखिए जब इन्होंने मुगल्स के का दरबार छोड़ दिया, उसके बाद ब्रिटिशर्स का भी इन्होंने जो है वो धीरे धीरे कम हो गया, या फिर उनके लिए उतना ज़्यादा नहीं बनाते थे, या जैसे भी। तो मेनली क्योंकि ये नॉर्मल लोगों का चित्र बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे। हाँ, ब्रिटिशर्स उसको ज़रूर प्रमोट करते थे, इसलिए क्योंकि लाइक आइवरी वगैरह भी बनता था और वो इस तरीके से ब्रूच वगैरह में यूज़ होता था, तो काफ़ी मतलब एलीट का क्लास उसको यूज़ करती थी। बट देन इसमें क्या था कि क्रिएटिंग पोर्ट्रेट्स विद बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, उन्हें बेचने के लिए बनानी थी, क्योंकि भाई लाइफस्टाइल उनका वैसे ही ख़राब हो चुका था जब वो मुग़ल कोर्ट से निकल चुके थे, तो अब उनके पास कोई ऐसा काम था नहीं, तो उनको जो भी है थोड़ा बहुत जो भी मिल रहा है उसके लिए बेच के ही अपना ये करते थे। उनका मेन फोकस बिजनेस पे ही रहता था। नाउ पर्सनल यूनिक स्टाइल ऑफ कलरिंग, अब इसमें कलरिंग का जो है वो बहुत ही अलग तरीके से यूज़ होता था। लाइक इंस्टेड ऑफ ब्राइट कलर्स सॉफ्ट एंड काम कलर्स हैव बीन यूज्ड, ठीक है। तो बहुत ही सॉफ्ट वगैरह यूज़ होता था बहुत ज़्यादा। आप इसके पेंटिंग्स को आप देखेंगे, अगर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होती थी, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल लाइट कलर्स यूज़ करते थे, सोबर कलर्स यूज़ करते थे जो बहुत ज़्यादा चमके ना, ठीक है। फॉर सिंपल एंड प्रोपोर्शनेट कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल इवन टुडे एंड प्रोसेस काजी स्याही। ये काजी स्याही आप याद रखना कि ये जो है इनका कलरिंग प्रोसेस जो होता था उसको काजी स्याही कहते थे, ठीक है। ये प्री में आपको क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। नाउ यूनिक कलरिंग मेकिंग प्रोसेस, अब कलर को ये मेक कैसे करते थे देखिए, ठीक है। कलर्स मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स और अदर नेचुरल मीडियम लाइक ट्रीज फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो मतलब नेचुरल जो चीज़ें होती थी उसी से ये प्रिपेयर करते थे, कोई किसी तरह की डाई वगैरह उस तरह से नहीं, आर्टिफिशियली किसी चीज़ से नहीं यूज़ करते थे, ये नेचुरल यूज़ करते थे। लाइक कि मान लीजिए कि जैसे पत्तों को पीस लिया तो हरा कलर बन गया,
हरा कलर इनका बनाने की प्रोसेस कुछ और थी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि इस तरह से कि जो भी है पेड़ की छाल से या पत्तों से या फिर मिट्टी से या कोयले से वगैरह वगैरह अलग चीज़ें, तो उस तरह से अपना कलर बनाते थे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड जो है वो फ्रॉम लैकर से बनाते थे, वाइट फ्रॉम स्पेशल क्ले, किसी स्पेशल तरह की मिट्टी होती थी उससे वाइट बनाते थे क्ले से। ब्लैक जो है फ्रॉम सूट और ऐश ऑफ बर्न्ट आइवरी, बर्न्ट आइवरी जो होती थी उससे उसकी ऐश वगैरह से ये अपना ये बनाते थे ब्लैक पेंट। येलो जो है रबिंग दी हरताल स्टोन, हरताल एक तरह का पत्थर होता है, उसको रगड़ रगड़ के जो उसके बुरादे निकलते थे उससे फिर वो पेस्ट वेस्ट बना करके येलो पेंट बनाते थे। ठीक है। नाउ पेंट ब्रश टेक्निक, it is one or two bristle for finer works and are made up of squirrel tail hair। अब पहली बात तो ये कि ये स्क्वेरल के जो टेल होता है उसकी पूंछ का होता है, गिलहरी की पूंछ का बाल, तो उससे या फिर कभी कभी हॉर्स की टेल से भी बना लेते थे, मगर मेनली इनका जो है वो स्क्वेरल टेल से ही होता था। तो स्क्वेरल टेल के जो हेयर्स होते हैं उससे ये ब्रश बनाते थे। और इनकी ब्रश में जो ब्रिसल्स होते थे उसमें फाइनेस्ट बात ये होती थी कि ये कभी कभी किसी में एक ब्रिसल सिर्फ एक बाल लगा करके उससे भी ये ड्रॉ करते थे। लाइक कहीं पे ज़रूरत पड़ती थी तो बहुत पतले इसकी लाइक स्ट्रोक की, तो वो सिर्फ एक बाल से ही यूज़ करते थे। नाउ रेयर फ्यूजन ऑफ नेटिव एंड फॉरेन एलिमेंट्स, अब इसमें रेयर आपको फ्यूजन मिल जाएगा क्या, देखिए इन्होंने मुग़ल के टाइम पीरियड में भी काम किया है, ठीक है, पर्शियन का भी टच रहा है, ब्रिटिशर्स के लिए भी इन्होंने बनाया विद नेटिविटी, ठीक है, और नेटिविटी यानी नेटिव लोगों के लिए तो मतलब उनके रिगार्डिंग बना ही रहे थे। तो इसलिए रेयर फ्यूजन ऑफ नेटिव एंड फॉरेन एलिमेंट्स, मतलब नेटिव का भी और फॉरेन का भी। फॉरेन इसलिए क्योंकि भाई जब मुग़ल दरबार में रहते थे तो उनके अकॉर्डिंग बनाते थे, ब्रिटिशर्स के दरबार में रहते या उनके पास जाते थे बनाने के लिए तो वो जैसा कहते थे वैसे ही बनाते थे। लाइक वो कहते हैं अगर कि भाई बाहर के इससे बनाओ, किसी अंग्रेज़ का बनाओ या फिर किसी बाहर की जगह का बनाओ, तो उस तरह से बनाते थे। बट मेनली पटना कलम जो है वो पटना के लोगों पे, नॉर्मल लोकल पीपल्स के ऊपर जो बनाते थे उसी पे आधारित रहता था। नाउ pointed nose, heavy eyebrows and big mustache are used in this style of painting। तो पॉइंटेड नोज़ होती थी, ठीक है, जो वो बनाते थे फिगर्स इंसानों के, तो उसमें पॉइंटेड नोज़ होती थी, हैवी आईब्रोज, बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी आईब्रोज होती थी, बिग मस्टैक जैसे होती है ना मतलब ठाकुर वाकुरों की उस तरीके से बड़ी बड़ी मूछें रहती थी, एंड यूज्ड इन दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है। नाउ द फेमस पेंटर्स ऑफ दिस स्टाइल वर सेवक राम एंड हुलास लाल। हुलास लाल और सेवक राम जो हैं ये दो ऐसे पेंटर्स हुए हैं, इनके नाम भी आप याद रखना कि ये दो जो हुए हैं ये बहुत फेमस रहे हैं पटना कलम में पेंटर्स फॉर द डिपिक्शन ऑफ रिलीजियस सीन्स लाइक होली दिवाली। ठीक है, होली दिवाली के लिए। बाकी पटना कलम पेंटिंग्स एंड पेंटर्स आप देख सकते हैं कि ये आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं, अदरवाइज़ सीधे सीधे आप एग्जांपल्स के तौर पे भी लिख सकते हैं कि रागिनी जो है एक पेंटिंग है उसको ये महादेव लाल ने बनाया था, विरागिनी को माधव लाल ने बनाया था। ठीक है, ये मुस्लिम निकाह शिवदयाल लाल ने बनाई थी, और बेगम की शराबखोरी ये आपका यमुना प्रसाद ने बनाई थी। ठीक है, बाकी अदर ओल्ड पेंटर्स लाइक जयराम दास, फ़कीर चंद, दल्लू लाल, ये सारे फेमस हैं। हाँ, फीमेल पेंटर्स के बारे में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तो इससे थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच लगती है कि हाँ आपने सारे जो है एरियाज़ को कवर किया है हर तरफ से। तो लाइक फीमेल पेंटर्स आपकी सोना बीबी एंड दच्चो बीबी, ये जो है दोनों बहुत फेमस थी। Now, Patna Kalam paintings are presently preserved in various institutes in India as well as abroad। ठीक है, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी ये काफ़ी फेमस है, मतलब प्रिजर्व्ड है अभी भी। और इंडिया म्यूज़ियम सॉरी पटना म्यूज़ियम, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पटना, नेशनल म्यूज़ियम कोलकाता, नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली, विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन। ठीक है, इन सब जगह पे ये अभी प्रिजर्व है। ठीक है, तो ये लिखने से देखिए मेरा ये लिखने का ये मोटिव था कि इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ आपने कुछ प्रेजेंट का भी टच दिया। ठीक है,
तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पास्ट का नहीं, उसको प्रेज़ेंट से भी मिलाना है। देखिए, किसी भी अच्छे आंसर को लिखने के पीछे यही मोटिव होता है कि आपने उसको कितने सारे एस्पेक्ट से कनेक्ट किया है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले उसके बारे में कुछ बताया, उसके पास्ट के बारे में, देन पटना कलम के बारे में कुछ बताया, ठीक है? देन वो पटना कलम किस-किस एरिये में था पटना में, वो भी हमने बताया। देन आप देख सकते हैं कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, ठीक है? अलग-अलग हमने फ़्लो चार्ट्स भी यूज़ किए, ठीक है? फ़्लो चार्ट्स के बाद हमने ये एग्ज़ाम्पल्स भी दिए कि कहाँ-कहाँ पे अभी स्टोर्ड हैं। तो इससे हमने लाइक प्रेज़ेंट का जो होता है एक कनेक्शन, वो भी हमने बिठाया, ठीक है? तो हर एस्पेक्ट को आपको ये करना है इंक्लूड। नाउ फैक्टर्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ पटना क्लब, तो देखिए हमने सब कुछ पॉजिटिव बताया, हमें उसका एक जो है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो भी बताना होगा। देखिए, अगर एक 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? तो उसमें आपको ये बताना ठीक भी रहेगा, क्योंकि आपकी क्वेश्चन आंसर की लेंथ इतनी होनी चाहिए। अदरवाइज़ मान लीजिए कि अगर आपके पास इसके लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, आपकी स्पीड स्लो है, या फिर आपने इसे लास्ट में अटेम्प्ट किया और आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, तो आप इसे हटा भी सकते हैं, क्योंकि मेनली पटना कलम में आज तक जितनी भी बार पूछा है, तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछे हैं। मगर अगर कभी लाइक इन फ्यूचर ये पूछ लेते हैं कि लाइक द क्रिटिकल, ये एनालाइज पटना कलम पेंटिंग वगैरह या उसे कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो उस केस में आपको ये डिक्लाइन लिखना अनिवार्य हो जाएगा। तो इसलिए इसे भी हम देखेंगे। नाउ रीच ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है? अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ आपका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो आपको पता ही है कि देखिए 1750 के करीब में ये आया था, लगभग 100 साल के करीब रहा था, ठीक है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन 1770 90 80 90 के आसपास ये हुआ है, ठीक है? अब आप देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, तो जो है, जो हैंडमेड चीज़ें होंगी उनकी डिमांड कम हो जाएगी। कैसे होगी? द ट्रांजिशन फ्रॉम क्रिएटिंग गुड्स बाय हैंड्स टू यूजिंग मशीन, ठीक है? अब ऑब्वियस सी बात है कि जो हैंड से बनती चीज़ें थी, उसको इन्होंने मतलब इंडस्ट्री में मशीन्स के ज़रिए बनानी शुरू कर दी। नाउ रिडक्शन ऑफ टेक्निकल ग्रोथ इन वर्क ऑफ पटना कलम आर्टिस्ट। अब क्या हुआ? टेक्निकल ग्रोथ जो है पटना कलम आर्टिस्ट में, वो धीरे-धीरे रिडक्शन होने लगा, क्योंकि अब जब डिमांड ही कम हो जाएगी, ठीक है? तो धीरे-धीरे उनका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, धीरे-धीरे वो उसमें, फिर इंटरेस्ट कम होगा तो धीरे-धीरे वो उसमें नई-नई चीज़ें ईज़ाद करना, नई-नई चीज़ें उसके बारे में सोचना, किस तरह से नए कलर बनाएँ, किस तरह से उसकी नई पेंटिंग बनाएँ, नया पॉइंट ऑफ व्यू रखें, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे कम होती जाएँगी। लोग धीरे-धीरे जो है इसको छोड़ के फिर दूसरे किसी इसमें भी जाएँगे, ट्रेड में, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ना पैसा था उस टाइम, जैसे-जैसे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आया तो और कम हो गया, ठीक है? तो धीरे-धीरे जो लोग इसको छोड़ते जाएँगे, और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे, शायद ही होगा, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा एज़ सच इतना कुछ दिखता नहीं है इंटरनेट पे कि आज भी कोई पटना कलम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा हो, ठीक है? तो उस पे हम लेटर ऑन आएँगे कंक्लूजन में, किस तरह से उसको दिखाना है। नाउ रिडक्शन इन फॉरेन ट्रेड एंड कमर्शियल वैल्यू, ठीक है, ऑफ दिस आर्ट फॉर्म। तो फॉरेन ट्रेड और कमर्शियल वैल्यू ऑफ दिस आर्ट फॉर्म, उसमें भी रिडक्शन हो गया, ठीक है? अब जब डिमांड ही नहीं होगी तो फॉरेन ट्रेड भी नहीं होगा, तो कमर्शियल वैल्यू भी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है? तो धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें रिड्यूस होने लगी। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ लिथो प्रेस। लिथो प्रेस एक तरह की ये होती थी जो उसकी कॉपी बना देती थी, ठीक है? अब वो जिस तरह की, मतलब मान लीजिए उन्होंने किसी ब्रूच पे, ये इस पे हाथी दाँत पे जो है पेंटिंग बनाई। अब क्या हुआ कि उसको ब्रूच वगैरह की तरह इस तरह यूज़ कर रहे हो जो भी, अब लिथो प्रेस बन गई। अब लिथो प्रेस जो है वो किसी भी चीज़ पे प्रिंट कर देगी, ठीक है? लेट्स से उन्होंने हाथी दाँत लाए और उस पे मशीन के ज़रिए जो है, वो सिर्फ़ एक जगह नहीं, वो तो हज़ार जगह कर लेंगे। अब कभी उन्होंने कप पे कर लिया, मान लीजिए मग कॉफ़ी मग पे, या फिर किसी बॉटल पे, या फिर किसी ब्रूच पे, या फिर किसी भी जगह वो कर सकते हैं लिथोप्रेस के ज़रिए। तो इस तरह ओरिजिनल आर्ट जो है वो अपना धीरे-धीरे वैल्यू खोती गई, ठीक है? और मशीन की वजह से आगे होने लगा। तो फ़ोटोग्राफ़िक कैमराज़ ऑब्वियसली, फॉर इंस्टेंस के मतलब
इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसको पटना कलम को क्षति पहुँचाई, क्योंकि फ़ोटोग्राफिक कैमराज़ आने लगे तो लोगों ने फिर अपनी धीरे धीरे पेंटिंग्स वगैरह, जैसे महाराजा वगैरह बनवाते थे, ब्रिटिशर्स भी बनवाते थे, तो वो धीरे धीरे कम हो गई और इस तरह से फ़ोटोग्राफिक कैमराज़ ने भी इफ़ेक्ट किया। नाउ अवर्जन एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ न्यू एंड अपकमिंग आर्टिस्ट ऑफ दैट एरा। अब एवर्जन एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी धीरे धीरे उनके, मैंने कहा ना कि उनका इंटरेस्ट भी चला गया पेंटर्स वगैरह के, भाई जब इसमें ना पैसा है, ना पूछ है, ना इंटरेस्ट है लोगों का, ना डिमांड है, तो धीरे धीरे फिर पेंटर्स की भी डिमांड जो है वो चली जा मतलब इंटरेस्ट चला जाता है। वो भी धीरे धीरे किसी और ट्रेड के बारे में खोजने लगते हैं जिसमें थोड़ा पैसा हो, ताकि वो अपना लाइवलीहुड और अच्छा कर सकें। तो कई एग्रीकल्चर में भी गए, कई इधर उधर कई जगह गए अलग अलग। तो पटना कलम धीरे धीरे इसी तरह ऑब्सोलीट होता गया। नाउ एवरी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, अब ये देखिए हम इस पे आ गए कंक्लूजन पे। इसमें हम दिखाएंगे कि लाइक एवरी स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज़ इट्स ओन टाइम स्पैन एंड पटना कलम वॉज वाइडली नोन एंड इन डिमांड for almost 200 years, which shows the potential in this rare art form। ठीक है, तो लाइक ये हमने दिखाया कि मतलब वाई लाइक पटना कलम जो है वो ऑब्सोलीट तो हुई, लेकिन उसके बावजूद उसके बारे में हम देखिए एक ये भी बता रहे हैं हम कि वो ऑब्सोलीट हो गई, बट उसके साथ हम ये भी बता रहे हैं कि पॉजिटिव साइड क्या है। ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज कम विद द पॉजिटिव साइड। ओके, इवन इफ इट इज़ अ नेगेटिव thing you're telling, still you have to come up with a positive direction, with a positive thought, at least in the conclusion। like conclusion में तो आपको पॉजिटिव दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, now although this style is almost obsolete in today's era, ठीक है, टुडे से भी हमें कलेक्ट करना है, तो टुडे वर्ड जो है ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है अगर आप यूज़ करते हैं। टुडेज एरा, स्टिल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर ट्राइंग हार्ड to revive it and market it in India and abroad, like Madhubani paintings. Contemporary painters should use and openly mention the techniques of Patna Kalam in their own works and transfer to next generations। ठीक है, इसको आप थोड़ा एलॉबरेट करके भी सेम चीज़ को थोड़ा एक दो लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा करके भी आराम से लिख सकते हैं अगर आप चाहें। तो यहाँ पे जगह मेरी कम थी तो मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके लिख दिया है। बाकी इसमें यह है कि नॉर्मली यही चीज़ है कि आज के टाइम में भी लोगों को ये चीज़ प्रमोट करनी चाहिए, गवर्नमेंट को प्रमोट करनी चाहिए टू रिवाइव पटना कलम। लोगों को अपनी पेंटिंग्स में जो है वो धीरे धीरे कुछ कुछ इसका एटलीस्ट कुछ चीज़ें इसकी यूज़ करनी चाहिए और ओपनली उसके बारे में बोलना चाहिए कि लाइक हाँ वी हैव यूज्ड इट। बड़े बड़े पेंटर्स को ये वगैरह इन लोगों को यूज़ करना चाहिए और ओपनली ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ हमने पटना कलम यूज़ किया है और उसकी ये टेक्निक्स हमने इस पेंटिंग में यूज़ करी है, ताकि धीरे धीरे इसे अपना स्थान जो है वापस मिल सके। जिस तरह मधुबनी पेंटिंग में आप देख सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग्स काफ़ी पॉपुलर हैं और वो उसके पॉपुलर होने के पीछे यही कारण है क्योंकि जो है लोग अभी कंटेम्प्रेरी पेंटर्स उसको यूज़ करते हैं और यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि देखिए एक तो उसकी डिमांड है और डिमांड मतलब मेनली डिमांड इसीलिए है क्योंकि लोग उसको यूज़ करते हैं, धीरे 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 इस तरह से उसकी डिमांड बन गई। अब किसी चीज़ को आप यूज़ ही नहीं करेंगे धीरे धीरे फिर ऑब्सोलीट हो जाएगी, तो यही कारण है ना। ये मैंने जो है आप देख सकते हैं अब लाइक हमारा मेन आंसर तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने ये दो चार्ट्स बना रखे हैं और ये चार्ट्स कुछ और नहीं है, जैसे आप देखेंगे फीचर्स ऑफ पटना कलम। अब जैसे ये फीचर्स थे हमारे पास ये वाले, ठीक है, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पटना कलम क्या है, मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल डिपिक्शन ऑफ जनरल पब्लिक, है ना। तो अभी आप यहाँ पे आइए, देखिए मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल डिपिक्शन ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मान लीजिए कि अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को जो मैंने उतना एलेबरेट करके लिखा है, या फिर मान लीजिए कि कल को हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो जाए और उसके बाद ये चीज़ जो अभी अनलिमिटेड फॉर्म में आती है, लाइक जिसको आपको 5-6 पेज में लिखना होता है आंसर, तो वो आपके पास आ जाए कि आपको मतलब लाइक 200 वर्ड्स में या फिर 150 वर्ड्स में ही लिखना है, तो आप उसको क्या करेंगे। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा उस तरह से लिखना नहीं होता है। पॉइंट बनाने से ज़्यादा अच्छा मेरे ख्याल से ये रहता है कि आप उसे फ्लो चार्ट में दिखा दीजिए, ज़्यादा क्लियरली मेंशन होता है, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको पैराग्राफ में लिखनी हो तो आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे फ्लो चार्ट में जैसे दिखाते हैं, मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल डिपिक्शन ऑफ जनरल पब्लिक और मेटिकुलस, ये आप पढ़ लेंगे, सेम चीज़ है वो।
तो ये चीज़ इस तरह से ये बन जाएगा आपका। दूसरा आपका ये है कि यहाँ पे देखिए फैक्टर्स फॉर डिक्लाइन ऑफ पटना कलम, ये यही फैक्टर्स हैं, ये देखिए फैक्टर्स फॉर डिक्लाइन ऑफ पटना कलम, ठीक है? ये सारे जितने भी ये फैक्टर्स हैं बस उसको मैंने इस तरह से लिख दिया है कि मान लीजिए अगर आपका लाइक टाइम नहीं है और आप लिखना नहीं चाहते हैं फैक्टर्स डिक्लाइन, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछेगा अगर पर्टिकुलरली नहीं पूछ रहा है तो, और आपके पास टाइम है तो आपको ऑब्वियसली पूरा लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं है तो ना लिखने से बेटर है कि आप उसे इस तरह से चार्ट फॉर्म में लिखें, तो इट विल बी बेटर, लाइक एटलीस्ट ना लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि इसे आप इंक्लूड करें, क्योंकि 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। बाकी अगर इन फ्यूचर कभी कम होता है तो उस तरह से आप इसे शॉर्ट फॉर्म में करके भी लिख देंगे ना। तो ये हमारा पटना कलम का पूरा कंप्लीट होता है, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, उतना ही लिखा है जितना कि रिक्वायर्ड होता है, जितना कि आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है। तो मेरे ख़्याल से अगर आप देखिए बेस्ट टू बेस्ट इससे भी बेस्ट हो सकते हैं आंसर्स, ऑब्वियसली लोग लिखते हैं, ठीक है? तो दैट इज़ अनदर थिंग। मगर ये है कि एक मॉडल आंसर अगर अगर आप कहेंगे तो उसमें जो सब कुछ होना चाहिए, चार्ट्स वग़ैरह, सारे पॉइंट्स वग़ैरह, ठीक है? और जो भी आपके एस्पेक्ट्स हुए, जितने भी आपके जो है लाइक डिक्लाइन हुआ या पॉज़िटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे इंक्लूड किए हैं इसमें, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें छूटा हो, ठीक है? तो आप इसको एज़ अ मॉडल आंसर ले सकते हैं। बाकी अपने वर्ड्स में लिखें, आप इसके बारे में और पढ़ के प्रैक्टिस करके कुछ नया बनाकर लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, वो मैं बिल्कुल कहूँगा। बट एक मॉडल आंसर, क्योंकि कई बार लोगों को मॉडल आंसर्स नहीं मिल पाते हैं, वो सिर्फ़ लाइक एक मॉडल आंसर की खोज में रहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का। और ये देखिए ये चीज़ तो मैं भी आपको बोलूँगा कि जैसे पटना कलम हुआ, ठीक है? जैसे मॉडर्न आर्ट हुआ, जैसे आपका बिरसा मूवमेंट हुआ, या फिर इस तरह के और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके आते ही आते हैं हर साल घूम फिर के, ठीक है? हर दूसरे साल आते हैं। तो आपको उसका मॉडल आंसर तो बना के रखना ही रखना चाहिए।